हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? प्लीज कमेंट करिए। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी डीलर अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के बारे में बात करेंगे। मैथ में सीरीज चल रहा है। सीरीज का लघु उत्तरी प्रश्न चल रहा है, जो कि 10 क्वेश्चन तक कराया जा चुका है। लघु उत्तरी का लघु उत्तरी प्रश्न का 10 क्वेश्चन तक कराया जा चुका है। और इसके पहले अति लघु उत्तरी प्रश्न टोटल करा दिया गया और बहुविकल्पी प्रश्न भी करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख लीजिए और पढ़ लीजिए वहां से, क्योंकि आपके अति लघु उत्तरी सारे प्रश्नों को करा दिया गया है और बहुविकल्पी भी सारे प्रश्नों को करा दिया गया है। जो कि बहुविकल्पी 1 नंबर का और अति लघु उत्तरी भी 1 नंबर का होता है। लघु उत्तरी आपका पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और अति लघु उत्तरी पर क्वेश्चन 1 नंबर का और बहुविकल्पी भी पर क्वेश्चन प्रति क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है। तो आज लघुत्तरी प्रश्न का 11वां नंबर से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक टंकी का 6/8 भाग पानी से भरा है, उसमें से 3/8 भाग पानी खर्च हो गया है, तो टंकी के कितने भाग में पानी शेष है? देखिए, इस तरीके के प्रश्न बनेंगे। कभी कभी लघु उत्तरीय प्रश्न क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न बन जाता है, बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, कैलकुलेशन उसका बड़ा हो जाता है। जब कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है तो आपको करना क्या होता है, टाइम का ध्यान देना होता है। और टाइम का ध्यान आप कहाँ से देंगे? बहुविकल्पी प्रश्न से, बहुविकल्पी से, बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्न से। यही से आप टाइम को मैनेज करेंगे। टाइम को मैनेज करने का मतलब ये है कि थोड़ा सा फास्टली आप काम करेंगे, कि ऐसा ना हो कि बहुविकल्पी प्रश्न लगाने में ज्यादा समय चला जाए। बहुविकल्पी 1 नंबर का प्रश्न आता है और आप उसी में ज्यादा समय व्यर्थ कर दें, तो आपका यहाँ से ही टाइम मैनेज होगा। अगर इधर आप सही तरीके से टाइम को मैनेज कर लेंगे तो लघु उत्तरीय प्रश्न सारे अटेंड कर लेंगे। नहीं तो 25 नंबर का आता है, यानी 25 पूर्णांक होता है। अब ये 25 जो पूर्णांक होता है 25 नंबर का, 1 घंटे में पेपर करना होता है। तो 1 घंटा आपके लिए सफिशियंट है, लेकिन जब आप इधर टाइम का मैनेज किए रहेंगे तब, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए। हमेशा इसलिए आपको बता दिया था क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं अभी, और चीजों को आप समझने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपके लिए पहला एग्जाम है ये बीटीसी का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक टंकी का 6/8 भाग पानी से भरा है, उसमें से 3/8 भाग पानी खर्च हो गया है, तो टंकी के कितने भाग में पानी शेष है? टंकी का 6/8 भाग पानी से भरा है, तो टंकी का भरा हुआ भाग, चलिए सॉल्व करते हैं। टंकी का भरा हुआ भाग, भाग बराबर कितना? 6/8 भाग है। कितना है? 6/8 भाग है। ठीक, ये है। उसमें से 3/8 भाग पानी खर्च हो गया। कितना खर्च हो गया? यानी खर्च हुए भाग, या खर्च पानी का भाग, खर्च पानी का भाग बराबर कितना हो जाएगा? 3/8 भाग पानी खर्च हो गया। तो क्या पूछ रहा है? टंकी के कितने भाग में पानी शेष है, यानी शेष पानी निकालेंगे। शेष पानी जब निकालेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा? शेष पानी बराबर क्या हो जाएगा? भरा हुआ भाग, भरा हुआ भाग माइनस खर्च पानी, माइनस खर्च पानी घटा दीजिए। भरा हुआ भाग कितना है? 6/8 भाग भरा हुआ है, 6/8 हो जाएगा।
और माइनस कितना भाग खर्च हो जा रहा है, 3/8 भाग खर्च हो जा रहा है। तो बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 8 ही हुआ क्योंकि हर बराबर है तो अंश वाला सीधा घट जाएगा, तो हो जाएगा 6 - 3 के बटा क्या हो जाएगा 8। 6 में से 3 गया 3, कितना आ गया 3/8, यानी 3/8 भाग पानी शेष बचेगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। 3/8 भाग पानी शेष बचा रहेगा। 3/8 भाग पानी खर्च हो जा रहा है और 3/8 भाग ही पानी बचा रहेगा, क्योंकि टोटल जो टंकी का भरा हुआ भाग है वो 6/8 है। ठीक, तो आधा पानी खर्च हो गया, आधा पानी बचा रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक बोरे में 98 सही 1/2 किलोग्राम चीनी आती है, ऐसे ही 15 बोरों में कितनी चीनी आएगी। अगर एक बोरों में 50 किलो चीनी आती है तो 15 बोरों में कितना आएगी, क्या करेंगे, गुणा ही करेंगे, तो वैसे ही इसमें भी कर लीजिएगा, इसको भी इस तरीके लगा दीजिएगा। एक बोरे में 98 सही 1/2 किलोग्राम चीनी आती है, बोरे में, एक बोरे में चीनी की मात्रा, एक बोरे में चीनी की मात्रा बराबर कितना, 98 सही 1/2, तो 2 8 8 दूनी 16 और दोनों 18 1 19, 196 और प्लस 1 कितना हो गया 197, कितना हो गया 197 बटा कितना हो गया 2, इतना किलोग्राम चीनी आता है, ये एक बोरे का है, तो इसलिए 15 बोरे में चीनी की मात्रा बराबर कितना हो जाएगा, 197/2 इंटू कितना 15 बोरा, तो काट दीजिए, मल्टीप्लाई करा लीजिए, उसके बाद काट देते हैं। 15 × 7 = 105, 105 का ही 5 हो गया, 197 में भाग दे दीजिए 15 से, 7 × 5 = 35 का ही 5, हाथ लगा 30, और 9 × 5 = 45 और 3 48, 48 का ही 8, हाथ लगा 4, 5 × 1 = 5, 4 9, 1 7 हो गया, 1 9 1 1, तो आया कितना 5 9 8 7 15, 15 का ही 5 हो गया, हाथ लगा 1, 9 दूनी 18 1 19 और 1 1 2, आया कितना 29/55, इतना किलोग्राम बटा इतना, तो इतना केजी आ गया। अब इसका भाग दे दीजिए, तो 2 1 का 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, फिर 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 1477.5 किलोग्राम चीनी आएगा, कितने बोरे में, 15 बोरे में, 15 बोरे में 1477.5, यानी इतना किलोग्राम क्या आएगा, चीनी की मात्रा आ जाएगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक सप्ताह में 100 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थिति रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित रूप से दर्शाई गई है, यानी एक सप्ताह में 100 शिक्षार्थियों द्वारा, कुल शिक्षार्थी कितने हैं, जो कुल शिक्षार्थी हैं वो कितने हैं 100 हैं, 100 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षकों की संख्या, शिक्षार्थियों की संख्या चित्ररेखा द्वारा दर्शाई गई है। एक तरफ दिन है, एक तरफ शिक्षार्थियों की उपस्थिति है। अब जैसे सोमवार है, सोमवार में कितने शिक्षार्थी उपस्थित हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक शिक्षार्थी की जो ये दिया हुआ है, एक शिक्षार्थी बराबर 10 शिक्षार्थी, यानी ये जो एक सर दिया हुआ है, ये जो चित्र दिया हुआ है, एक सिर का जो चित्र दिया हुआ है, एक सिर बराबर 10 शिक्षार्थी हैं, तो इसमें टोटल कितने शिक्षार्थी हो गए, टोटल इसमें 100 शिक्षार्थी हो गए, क्योंकि 10 दामा 100, 10 10 सिर है इसमें, 10 दामा 100 हो जाएगा, और इसमें कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दामा
7 × 10, 7 70 शिक्षार्थी उपस्थित हैं मंगलवार को। अब बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित है? 1 2 3 4 5, यानी 5 सिर है और एक सिर बराबर 10 शिक्षार्थी, तो 10 बचे 50। बुधवार को 50 शिक्षार्थी उपस्थित है। बृहस्पतिवार को 1 2 3 4 5 6, यानी एक शिक्षार्थी बराबर 6, एक सिर बराबर 10 शिक्षार्थी, तो 10 × 6 = 60 हो गया। इसी प्रकार इस शुक्रवार को 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 × 10 बराबर कितना? 80 शिक्षार्थी। शनिवार को कितना? 3 × 10 बराबर कितना? 30 शिक्षार्थी। ये हम अपने से कैलकुलेट करके निकाल लिए। अब यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, तो बताइए इस चित्र के अनुसार प्रश्न पूछ रहा है मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे? तो मंगलवार को देखिए, मंगलवार कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे? 70। तो मंगलवार कितने हो गए? मंगलवार को 70 शिक्षार्थी उपस्थित थे। एक आंसर यही हो जाएगा कि मंगलवार को 70 शिक्षार्थी उपस्थित थे। किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी? किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी? तो वो कौन सा दिन है? सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन पूर्ण उपस्थिति, यानी 100 स्टूडेंट थे। ये कौन सा दिन है? सोमवार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार। फिर किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे? तो आइए देखते हैं किस दिन सबसे कम है। तो ये आपके बुधवार के ही दिन क्या है? 50 केवल है बस। तो ये किस दिन पूछ रहा है, तो कौन सा दिन है वो? बुधवार। बुधवार के दिन। ठीक। अगला कह रहा है शुक्रवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे? शुक्रवार को देख लीजिए, शुक्रवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित हैं? 80। कितने हैं? 80 है। बस यही आंसर हो गया। यही इतना पूछ रहा था और ये आपका आंसर भी हो गया। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि 3254.7 सेंटीमीटर को हेक्टोग्राम में बदलिए। किसमें बदलना है? हेक्टोग्राम में। आपको ये पैमाना याद होना चाहिए। एक पैमाना होता है मिली मिली सेंटी मिली सेंटी डेसी ग्राम, डेका, हेक्टो, डेका हेक्टो, किलोग्राम, किलोग्राम। फिलहाल हमको किलोग्राम में नहीं जाना है, हमको हेक्टोग्राम, इसी पे आना है। जो हेक्टोग्राम है इसी पे हमको आना है, हमको इसी से मतलब है, हेक्टोग्राम वाले से। अब पूछ रहा है सेंटीग्राम को हेक्टोग्राम बदलना है। सेंटीग्राम कहाँ है? यहाँ पे सेंटीग्राम है। तो सेंटी से हम कहाँ चल रहे हैं? आगे चल रहे हैं। ठीक है। कितना आगे चल रहे हैं? 1 2 3, और ये चौथे पे आ रहे हैं, यानी 4 कदम हम आगे चल रहे हैं। तो जब 4 कदम आगे चलेंगे तो उसी 4 कदम से इसमें क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, तो सेंटीग्राम को हेक्टोग्राम में बदल जाएगा वो सेंटीग्राम। कितना दिया है? 3254.7 बटा कितना? 4 कदम, मतलब 4 जीरो बढ़ा लीजिए, 1 2 3 4, इसी से भाग दीजिए। ये किसमें चेंज हो गया? आप हेक्टोग्राम में। इसमें हेक्टोग्राम। अब भाग दे लीजिए, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो, 0.4 अंक तक भाग आएगा, तो दशमलव हो जाएगा 0.32547। यही आपका हेक्टोग्राम में चेंज हो गया। ठीक। केवल भाग देना है बस, आंसर हो जाएगा। ठीक है। यही आंसर हो गया भाई। 4 जीरो है, तो 4 अंक तक हमारा दशमलव भाग आएगा आगे, 1 2 3 4, यानी यहाँ दशमलव आ जाएगा। ये जो दशमलव यहाँ पे था, अब 4 अंक और आगे भाग के चला आएगा, ये यहाँ से यहाँ चला है, तो 0.32547 हो गया। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है किसी जिले की 4 तहसीलों ए बी सी और डी की जनसंख्या क्रमशः
3.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तथा 4 लाख है। इसे वृत्तारेख यानी पाई चार्ट द्वारा निरूपित कीजिए। देखिए पाई चार्ट पूछ रहा है, इसको पाई चार्ट के द्वारा निरूपित करिए। पिछले वीडियो में ऐसा एक सवाल बताया गया है, पहला ही सवाल पाई चार्ट से था। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले जितना दिया हुआ है सबको जोड़ लेंगे। जैसे उसमें वही चीज जनसंख्या में दे रखा है, तो टोटल हम जनसंख्या जोड़ लेंगे। तो कुल जनसंख्या कितना हो जाएगा, कुल जनसंख्या बराबर हो जाएगा 3.5 लाख प्लस 2 लाख, सब लाख में है इसलिए पूरा लाख लाख लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर 2.5 लाख प्लस 4 लाख, सब जोड़ दीजिए। तो 3.5 और 2.5 कितना होगा, छह, छह हो जाएगा। 6 2 8, 8 4 12, कुल कितना हो गया, 12 लाख। टोटल कितना आ गया, 12 लाख हो गया। जब कुल 12 लाख हो गया तो तहसील जो ए है, 4 तहसील है, ए तहसील, बी तहसील, सी और डी। ए तहसील जो है, ए तहसील वाला, ए के लिए जनसंख्या दिया है कितना, 3.5 लाख। तो अब जो 3.5 लाख है इसका हम 360 डिग्री के लिए फार्मूला बताए थे, यानी 360 डिग्री गुणित संगत यानी वही वाला संगत बारंबारता बटा कुल बारंबारता, यही बताया गया था, कुल बारंबारता। अब यहाँ वही चीज जनसंख्या में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 360 इंटू 3.5 लाख, ये जो बारंबारता है 3.5 लाख, 3.5 हो गया, और बटा कितना, 12 लाख। देखिए हम यहाँ इसलिए पूरा लाख नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो कट जाएगा जीरो जीरो, इसलिए कोई मतलब नहीं है लिखने का। पूरा जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं कि ऐसा 12 लाख लिखिए क्या इधाई सैकड़ा जाए, क्या इधाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख, इसको लिखने से कोई मतलब नहीं क्योंकि ये सब जीरो कट जाएंगे आपस में। तो इससे कोई मतलब नहीं है, आप सीधा सीधा यही लिखना है क्योंकि 3.5 लाख यहाँ है, 12 लाख यहाँ पे है। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ जब काटेंगे तो कितना डिग्री आएगा, 12 तिहाई 36, 30 आ गया। अब गुणा कर दीजिए 30, 3 का गुणा करें 3 जीरो जीरो, और 3 5 15 का ही 5, 3 3 9 1 10, उसके बाद कई जीरो, डबल जीरो है, एक जीरो और। ठीक है, तो कई अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव, तो आया कितना, 105 डिग्री। कितना आ गया, 105 डिग्री। ये तहसील ए हो गया, तहसील ए हो गया। अब तहसील बी इसी तरीके से निकाल दीजिए, तहसील बी। जब तहसील बी निकालेंगे तो 360 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा, अब बी तहसील के लिए कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख और बटा कितना हो जाएगा, 12 लाख। तो 12 तिहाई 36, फिर ये 30 हो गया, और 30 गुना 60 डिग्री, कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। उसके बाद तहसील सी, तहसील सी, तहसील सी की बात करेंगे, 360 इंटू कितना है, 2.5 लाख है, 2,50,000 यानी 2.5 लाख, और बटा कितना, टोटल 12 लाख। तो काट देंगे तो 12 तिहाई 36, 30 है ये। फिर गुणा कर दिए, 3 5 3 जीरो जीरो, 3 5 15 का 5, और 3 दूनी 6 1 7, एक जीरो और बढ़ा लीजिए, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो कितना आया, 75 डिग्री आ गया। ठीक, उसके बाद तहसील डी की बात करते हैं, तहसील डी। जब तहसील डी की बात करेंगे 360 डिग्री इंटू, तहसील डी वाले में कितनी जनसंख्या है, 4 लाख जनसंख्या है, 4 लाख और बटा कुल जनसंख्या 12 लाख। तो 12 तिहाई 36, 30 हो गया, 3 चौके 12, 120 डिग्री। ठीक, यानी एक ये आ गया, देखिए एक ये आ गया आपका 120 डिग्री, उसको 75 डिग्री है, और 60 डिग्री है, और क्या है, 105 डिग्री, यही चारों है। अब इन्हीं को पाई चार्ट द्वारा बनाएंगे
पाई चार्ट कैसे बनता है? आप एक वृत्त खींच लेंगे और इन्हीं वृत्तों में एक बिंदु मान करके उसके बाद चाँदे प्रकार की सहायता से इन सभी कोणों को डिवाइड कर देंगे। मान चलिए यहाँ से एक एक त्रिज्या आप फिक्स कर लीजिएगा, ये त्रिज्या मान लीजिए ये हमारी त्रिज्या हो गई। अब यहीं से एंगल बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, चाँदा को सीधा इसी पे रखिएगा और एंगल बना दीजिएगा। ठीक है, 105 मान चलिए बना दीजिए, 105 हो जाए, फिर उसके बाद क्या हो जाए, 60 हो जाए, 60 हो जाए, फिर क्या हो जाए, 75 हो जाए, उसके बाद क्या हो जाए, 120 हो जाए। मान लीजिए 105 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री हो गया। सपोज दैट बिल्कुल एग्जैक्ट बना नहीं है, ठीक है, 75 डिग्री और ये 120 डिग्री, देखिए 120 डिग्री थोड़ा कम हो गया। तो ये चांदा प्रकार की सहायता से आपको बनाना है, जब चांदे प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो बड़ी आसानी से बन जाएगा। ठीक, बस यही पाई चार्ट है आपका, पाई चार्ट। इसे वृत्तारेख भी कहते हैं, वृत्ता, ठीक, ये है 2 नंबर का प्रश्न है। अब सोचिए कि इसमें समय लगेगा, तो इसलिए जब आप बहुविकल्पीय और अतिलघुत्तरी से समय को मैनेज किए रहेंगे तो यहाँ आसानी से सवाल लगा लेंगे, नहीं तो फिर वही होगा कि अब समय बीत रहा है तो छोड़िए क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा है दो संख्याओं का लसापा उनके मसापा का 45 गुना है। यदि उनके लसापा तथा मसापा का योग 1150 तथा दोनों में से एक संख्या 125 हो तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरी संख्या का मान पूछ रहा है। पहले जो दे रखा है हम उसको उसी तरीके से लिख लेते हैं, सवाल बड़ी आसानी से आ जाएगा। ठीक, दो संख्याओं का लसप, ध्यान समझिएगा, दो संख्याओं का लसप उनके मसप का 45 गुना है। कौन 45 गुना है? लसप 45 गुना है। तो हम मान लेंगे पहले कि माना, माना म स प बराबर कितना है, यक्स है। जब म स प यक्स है तो ल स प कितना हो जाएगा, ल स प बराबर कितना हो जाएगा, ल स प उनके म स प का 45 गुना है, यानी म स प का 45 गुना। म स कितना माने हैं, यक्स, जो ल स हो जाएगा वो म स प के 45 गुना हो जाएगा। ठीक, ये कंडीशन हो गया। फिर अगला कंडीशन समझिए, यदि उनके ल स प तथा म स प का योग 1150 है, यानी ल स प, ल स प प्लस म स प का जो योग है वो कितना है, 1150 है। तो और उनमें से एक संख्या दे रखा है 125, वो तो 125 वाली जो संख्या दे रखी है अभी उसका काम बाद में है। पहले यहां से जब हमारा कंडीशन बन गया कि ल स प और म स प दोनों का योग 1150 है, तो सब मान पता है। म स प का मान x है और ल स प का मान 45 है, तो 45x है, तो यहाँ रख देंगे 45x और प्लस म स प का मान कितना है, यक्स है, बराबर कितना, 1150 हो जाएगा। 45 यक्स और एक यक्स कितना हो जाएगा, 46 यक्स हो जाएगा। 46 यक्स बराबर कितना, 1150 हो गया। तो यक्स की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, बड़े आराम से निकाल लेंगे, 1150 बटा 46। अब 1150 में आप 46 से भाग दे दीजिए। ठीक, तो 2 बार ले जाइए, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 एक 9, 5 में से 2 गया 3, यहाँ बचा कितना, 11 में से 2 गया, सॉरी 11 में से 9 गया 2। अब कितना उतारेंगे, 0। अब 5 छंग 30 और 5 चौके 20 3 23, 5 बार जाएगा। 5 छंग 30 का 0 और 5 चौके 20 3 23, कैंसिल हो गया, यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 25 बार। अब यक्स का मान अगर 25 हो गया, ध्यान दीजिए, अगर यक्स का मान 25 हो गया, यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर यक्स बराबर अगर 25 हो गया तो ल स प कितना हो जाएगा, ल स प बराबर कितना हो गया, ये जो यक्स माने हैं किसको माने हैं, ये म स माने हैं, यानी म स कितना आ गया, म स बराबर कितना आ गया, यही नहीं माने हैं यहाँ पे, देखिए यक्स बराबर क्या माने हैं, यक्स बराबर देखिए यही माना गया ना, म स प यक्स माना गया है, तो म स यक्स का मान कितना आ गया, 25, तो म स कितना आ गया,
25 आ गया। जब म सा 25 आ गया तो ल सा कितना हो जाएगा? ल सा 45 इंटू यक्स, यानी कितना हो जाएगा? 45 इंटू यक्स की वैल्यू कितनी है? 25। तो 25 पंचे 125, 125 का ही 5 हाथ लगा 12, 25 चौका 100, 100 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 112 आ गया। कितना? 1125 आ गया। ये क्या आ गया? ल स आ गया। ल स भी पता हो गया, म स भी पता हो गया। अब सवाल में पूछ क्या रहा था लास्ट में? कह रहा था कि यदि एक संख्या 125 दी है तो दूसरी संख्या का मान बताइए। तो एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर ल स और गुणित क्या? म स। यही होता है फार्मूला। ठीक, तो पहली संख्या कितना दे रखा है? 125 दे रखी है। 125 इंटू दूसरी संख्या पूछ रही है, तो दूसरी संख्या बराबर ल स की वैल्यू कितनी आई है? 1125। तो ये हो जाएगा 1125 हो गई। 1125 इंटू म स की वैल्यू कितनी है? 25। काट दीजिए। अब दूसरी संख्या यहां से निकाल दीजिए। दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 1125 इंटू 25 बटा कितना? 125। तो 25 पंचे 125 कितना आया? 5। अब 5 से इसको काट दीजिए। 5 दूनी 10, बचा कितना? 1। 5 दूनी 10, बचा हम 25। यानी दूसरी संख्या कितनी आ गई? दूसरी संख्या बराबर आ गई कितनी? 225। कितनी आ गई? 225। यही इसका आंसर है। ठीक, सोचिए सवाल कितना बड़ा है। 2 नंबर का सवाल है और इतना बड़ा है, समय लेगा। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट इज द मस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उधर से अगर मैनेज करेंगे समय तो इधर बढ़िया आराम से सवाल को लगा लें। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कर रहा है 1872, 1584 तथा 336 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। इसका म स निकालना है। 1872, 1584 और 336 का म स पर। तो देखिए म स पर निकालना है, न कि ल स पर। जब म स पर निकालना तो भाग दीजिए, आप म स पर निकाल दीजिए। पहले आप किसका निकाल दीजिए? 1872 व इसका 1584 का माइनस। पहले इन दोनों का निकाल लीजिए। तो देखिए जो संख्या छोटी होती है उससे हम बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। यानी भाग दे देंगे किसमें? 1584 का भाग देंगे 1872 में। तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो हो जाएगा 1584। 12 में से 4 गया 8 बचेगा। यहाँ 6 हो गए। तो 16 में से 8 गया 8 बचा। और यहाँ कितना बचा? 7 में से 2 गए, 7 में से 5 गया 2 बच गए। अब इस 288 से भाग देंगे कितने? 1584 में। ये भाग तब तक देते रहते हैं इसमें जब तक कि भाग फल वाले से यदि भाजक से छोटा ना जाए। तो अब भाग देंगे 1584 में। भाग चला जाएगा। चलिए कितनी बार जाएंगे? 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 4 44 और 5 दूनी 10, 10 4 14, 5 बार जाएगा। 5 बार ले गए तो 5 अट्ठे 40 का ही 0 और 5 अट्ठे 40, 4 44, 4 हाथ लगा 4, 5 दूनी 10, 4 14। कितना हो गया? ये हो गया। तो यहाँ उतरा 4, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 144। अब देखिए 144 ये बड़ा है अभी, तो अब 144 का भाग दे दीजिए 288 में। ठीक, तो कितनी बार जाएगा? 144 दूना 288, कैंसिल। यानी अब आया क्या? आ गया आपका, आ गया 144 मासा हो गया। यही वाला जो लास्ट में जो काटता है वही उसका, इन दोनों का मासा कितना हो गया? 144। 144 हो गया। अब हम 144, अब 144 व अभी बाकी है 336। इस 336 का मसा निकालेंगे। इसका मसा निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसमें छोटी कौन सी है? 144। 144 से भाग देंगे कितने?
336 में, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार ले जाइए। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 1 का 2 हो जाएगा। 16 में से 8 गया, 8 हो गया। यहाँ कितना बचा? 2। 12 में से 8 गया, 4 हो गया। ठीक। अब 48 का भाग 144 में दे दीजिए। जब 48 का भाग 144 में दे देंगे तो कितनी बार जाएगा? अब ये चला जाएगा 48, तीन तीन बार जाएगा। 8 तरीके 24 का 4, और 3 चौके 12 2 14। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आ गया कितना? यानी 336। 144 हुआ, 336 का मसा कितना हो गया? 144। 144 हुआ, 336 का मसा भी कितना आ गया? 48। अतः हम कह सकते हैं कि इसका जो 1872, 1584 व 336 टोटल का जो मस होगा, मस बराबर हो जाएगा कितना? 48। यही इसका आंसर हो गया। ठीक। इन सब तीनों का मस कितना हो जाएगा? 48। 48 से अगर भाग देंगे तो सब में बड़ी आराम से कट जाएगा ये। 48 से सब डिवाइड हो जाएंगे। 48 से 1872 भी डिवाइड हो जाएगा, 1584 भी डिवाइड हो जाएगा, 336 भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक। तो इनका जो मसा हो जाएगा वो 48 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 110 मीटर 40 मीटर है। इसके चारों ओर तार लगाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? आयत है ये आयत है ये। इसके चारों ओर क्या करना है? तार लगवाना है। इसके चारों ओर क्या लगाना है? तार लगवाना है। ठीक। लंबाई दे रखी है कितना? 110 मीटर। यानी यहां से यहां तक 110 मीटर दे रखा है। और ये वाला दे रखा है कितना? 40 मीटर। ठीक। अब पूछ रहा है तार की लंबाई, सॉरी तार की आवश्यकता, कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी, तो हम निकाल लेंगे यहाँ से। तार की आवश्यकता बराबर क्या हो जाएगा? इसमें कितनी लंबाई है? एक ये लंबाई, एक ये लंबाई, एक ये चौड़ाई, एक ये चौड़ाई। यानी दो लंबाई है और प्लस 2 चौड़ाई है। यही निकाल दीजिए। इसका परिमाप तो हो जाएगा, दो लंबाई कितना दे रखा है? लंबाई आपका 110 दे रखा है, प्लस चौड़ाई कितना है? 40 है। 110 और 40 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 150 आ जाएगा। तो 2 इंटू 150, 150 मीटर। तो 150 गुना कितना आ गया? 300 मीटर। 300 मीटर लंबे तार की आवश्यकता होगी। तार की आवश्यकता हो। ठीक। 300 मीटर लंबे तार की क्या होगी? आवश्यकता हो। कुछ नहीं करना था। इसका परिमाप निकाल दीजिए। क्योंकि तार जो है चारों पार्ट में लगाना है, लंबाई में भी लगाना है, दोनों लंबाई में लगाना है, दोनों चौड़ाई में भी लगाना है। तो 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है, बड़े आराम से निकल जाएगा। अगला प्रश्न करा, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 2 3 तथा 7 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे। ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस 2 3 तथा 7 का हम क्या निकालेंगे? लसा निकालेंगे। ठीक है। तो अगर हम निकालेंगे लसा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, सबसे पहले लिख लीजिए 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन है? 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 100। ये तो पता है। अब हम क्या करेंगे? 2 3 7
का लसा निकाल देंगे। जब इसका लसा निकालेंगे तो देखिए इसमें 7 × 21 = 42, इसका लसा कितना आ जाएगा? 42 हो जाएगा। अब कह रहा है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 2, 3 तथा 7 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे। तो 2, 3, 7 का जब हम लसा ले लिए तो 42 आ गया। अब इस 42 से अगर हम 100 में भाग देंगे, इस 42 से अगर हम 100 में भाग देंगे, तो अगर 100 में भाग दीजिए 42 से, देखिए कितनी बार जाएगा? 42 दो बार जाएगा। हाँ, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 10 में से 4 गया 6, 1, यानी 16 क्या बच रहा है? शेषफल बच रहा है। जब हम 42 से भाग दे रहे हैं 100 में, तो 16 शेषफल बच जाएगा। जब 16 शेषफल बच गया, यानी भाग देने पर 100 में 42 से भाग देने पर शेषफल कितना आ गया? 100 आ गया। सॉरी, शेषफल कितना आया? 16 आया। माफ करिएगा, शेषफल कितना आ गया? 16 आ गया। जब 16 आ गया, तो अब आप ये बताइए, अगर हम 100 में इस 42 में अगर हम 16 घटा दें तो शेषफल नहीं बचेगा। 42 में अगर हम 16 घटा के करें, जब 42 में 16 घटा के करेंगे, 42 - 16 जब घटा के करेंगे, तब शेषफल नहीं बचेगा। तो ऐसी कि कौन कितनी आ जाएगी? तो हमारी हो गई ये 100 हो गई, और प्लस 42 में से 16 गया, कितना आ गया? 26 आ जाएगा। 26 तो कितना आया? 126। अब 126 में, अगर 126 में हम भाग देंगे किससे? कह रहा था 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात की, जिसे यदि 2, 3 तथा 7 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचे? एक शेष बचे। तो अगर हम 2 से भाग देंगे तो 2 × 6 = 12, और 2 × 3 = 6, पूरी तरीके से कट जाएगा। लेकिन वो कह रहा है शेषफल क्या बचना चाहिए? एक बचना चाहिए। अगर हम 3 से भाग देंगे तो 3 × 4 = 12, 3 दूनी 6। 7 से भाग देंगे तो 7 × 2 = 7, 1 = 7। अगर हम 126 में 7 से भाग देंगे तो 7, 1 = 7, और 7, 5 = 12, 7, 8 = 56, पूरी पूरी कट जाएगी। लेकिन वो कह रहा है कि 2, 3 और 7 से भाग देने पर एक शेषफल बचे। तो हम ऐसा करेंगे कि इसी अभिष्ट संख्या जो आई है, अभिष्ट संख्या में हम क्या कर दें? 126 में हम एक जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 127। कितना हो गया? 127। अब हम 127 में अगर हम 2 से भाग देंगे, तब भी शेषफल कितना बचेगा? एक बचेगा। और अगर हम 127 में 3 से भाग देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तब भी शेषफल कितना बचेगा? एक ही बचेगा। अगर 127 में हम कितने से भाग देंगे? 7 से भाग देंगे, तब भी शेषफल कितना बचेगा? एक ही बचेगा। अब ये चीज हुआ, तो वो संख्या, 3 अंकों की संख्या, वो है कौन कौन सी संख्या है वो? 127। 127 ही ऐसी संख्या है जिसमें भाग देने पर किससे? 2, 3 और 7 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है? एक बच रहा है। ठीक। तो आंसर कितना होगा? 127। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 4 सही 1/2, 3 व 10 सही 1/2 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। देखिए बटा वाला लस है, तो इसलिए बटे वाले लस को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले जो सही बटा है उसको हम नॉर्मल बटा बना लेते हैं। तो क्या दिया है? 4 सही 1/2 व 3, वह क्या दिया है? 10 सही 1/2। तो 4 दूनी 8, 1 9, क्या हो गया? 4 दूनी 8, 1 9, 9/2 हो गया, 9/2 हो गया। उसका 3 है, 3 के बटा भी 1 मान लीजिए। वह क्या है? 10 दूनी 20 है, 21, 21 बटा क्या है? 2 हो गया। 21/2 हो गया। जब इतना हो गया, तो अब हम इसका, हमको क्या निकालना है? लसा। तो इसका लसा निकालने के लिए, भिन्नों का लसा निकालने के लिए फार्मूला होता है भिन्न का अभिष्ट लस बराबर होता है क्या? हर का, सॉरी सॉरी सॉरी, अंश का। माफ करिएगा,
अंश का, अंश का लस और बटा हर का मस। ठीक। तो अब यहाँ देख लीजिए अंश क्या है, 9, 3 व 21 का लस और बटा 2, 1 व 2 का मस। तो 9, 3 और 21 का लसा कितना होगा, 3, 3 9 का 9, 3 21 3 63, 9 7 63। यानी अगर हम 9, 3 और 21 का जब लसा निकालेंगे तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 3 3 का 9 और 3 1 का 3 और 3 सत्ते 21। यानी कितना हो जाएगा, ये 3 यहाँ से ये वाला 3 उतर जाएगा, 3 फिर इंटू ये वाला 3 भी उतर जाएगा और ये 7 हो जाएगा, 3 3 का 9, 9 सत्ते 63, कितना हो गया 63 बटा कितना, 2, 1 2 का मस केवल एक ही होगा, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो यानी इस भिन्न का अभिष्ट जो लस आया वो कितना आया, लस भिन्न का 63 आ गया, कितना, अभिष्ट लस बराबर कितना, 63। ये इसका आंसर होगा। ठीक। तो ये आपका 20 क्वेश्चन, यानी 11 से लेके 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हमने बता दिया है। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में पूछने का जो पैटर्न है यही है, बहुत करेगा, अंक का फेरबदल कर देगा, बाकी चीजें वही रहेंगी, जो कंसेप्ट रहेगा कंसेप्ट आपका बिल्कुल हूबहू रहेगा। ठीक है। इसलिए इसको आप रिवाइज कर लीजिए अच्छे तरीके से। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट अवश्य कर दिया करिए। और प्लीज एक बार फिर से आपसे कह रहे हैं कि वीडियो को देखने के बाद लाइक कर दिया करिए, बहुत मेहनत किया जाता है आपके साथ। लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, कोई पैसा लगता है क्या, नहीं, कुछ भी नहीं लगता है। तो प्लीज आप वीडियो देखने के बाद लाइक कर दिया करिए। और अगर हो सके तो इतना और भी कर दीजिएगा कि अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अगर कोई कॉलेज ग्रुप है तो उसमें आप शेयर कर देंगे तो अति उत्तम होगा, जिससे कि और भी जो बच्चे होंगे उनके पास ये चीजें पहुंच जाएंगी, और आपके फ्रेंड सर्किल और आपके जो दोस्त होंगे उनका भी उद्धार हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर आज यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम 21 नंबर से चलेंगे। ये मैथ है, मैथ के साथ आप लगिए, इसको थोड़ा सा भी इधर उधर मत होने दीजिए। और उम्मीद करते हैं कि जितने भी बच्चे हमसे जुड़े होंगे, हमारे इस टीएसपी क्लासेस से जुड़े होंगे, उनका 90 प्लस ही मेरिट बनेगा। और ये तभी हो सकता है जब आप जी जान से लग के पढ़ेंगे, अच्छे से लग के पढ़ाई करेंगे। मैथ साइंस ये सब ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि 25 में 25 आप ला सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करिए, आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।